हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे से होंगे। और आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। आज हम अकाउंटिंग की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। और ये कॉन्सेप्ट ना केवल एक पर्टिकुलर क्लास तक सीमित है, मीन्स ना केवल ये 11th क्लास के लिए, बल्कि बी कॉम, सी ए, सी एस, सी एम ए, बी बी एम बी ए, इन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम सीखने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे स्पेशल पर्पज बुक्स। स्पेशल पर्पज बुक्स। दोस्तों, बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं और उन सारी ट्रांजैक्शन को एक सिंगल बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसे हम प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं, दैट इज जर्नल। तो सारी ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल और कम्बरसम टास्क है, बहुत ही कठिन टास्क है, और जर्नल का साइज भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्यों ना सुविधा के लिए इन सारी ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, अलग अलग सेट ऑफ बुक्स में डिवाइड कर लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। अब बिजनेस में बहुत सारे लेन देन नगद होते हैं, तो बहुत सारे लेन देन उधार भी होते हैं। बहुत सारे लेन देन गुड्स की परचेज से रिलेटेड हैं, तो बहुत सारे लेन देन हमारी एसेट्स की सेल परचेज से रिलेटेड है। तो क्यों ना इस काम को डिवाइड कर दिया जाए। इसलिए एक कॉन्सेप्ट बनाई गई जिसका नाम है सब्सिडरी बुक्स। सबसे पहले हम सब्सिडरी बुक्स के बारे में समझते हैं। सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स का मतलब होता है हेल्पिंग बुक्स। हेल्पिंग बुक्स जो हमारी अकाउंटिंग में हेल्प करें। अब हम यहां पर सब्सिडरी बुक्स को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कैश बुक। कैश बुक हम किस लिए बनाते हैं, टू रिकॉर्ड ऑल द कैश ट्रांजैक्शन। इससे क्या होगा कि बिजनेस के जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन है, कैश का मतलब हमने नगद खरीदा है, नगद पेमेंट किया है, एक्सपेंसेस पे किए हैं, बिजनेस में कैश आया है, सारी कैश ट्रांजैक्शन को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अब इसके साथ ही साथ दूसरी बुक है परचेज बुक। अब दोस्तों ये भी समझना है कि कैश बुक में भी दो तरह की कैश बुक हम बनाते हैं। एक तो मेन कैश बुक है जो लिखी हुई है, और एक इसी के साथ एक पैटी कैश बुक भी बनाते हैं जिसमें बिजनेस के छोटे छोटे कैश ट्रांजैक्शन को हम पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। पैटी कैश बुक का मतलब छोटी कैश बुक, जिसे पैटी कैशियर बनाता है। और पैटी कैशियर क्या कौन होता है, जैसे बिजनेस में बड़े से बड़े भी लेन देन होते हैं, तो वहीं पर डेली बेसिस पर कुछ छोटे मोटे लेन देन भी होते हैं। उन छोटे मोटे लेन देनों को अगर मेन कैशियर रिकॉर्ड करेगा तो बड़ी ट्रांजैक्शन वो भूल जाएगा, और यह एक भी ट्रांजैक्शन उसकी बड़ी मिस हो गई तो क्या होगा, बिजनेस में लॉस हो सकता है। इसलिए हम सारी छोटी छोटी ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए एक पैटी कैशियर अपॉइंट करते हैं। और उस पैटी कैशियर का काम होता है कि जितने भी डेली रूटीन एक्सपेंसेस हैं छोटी अमाउंट के, वो सारे में हमारा पैटी कैशियर पे करेगा, जिसके लिए मेन कैशियर हर महीने की बिगनिंग में एक सर्टेन मनी उसे दे देगा, और वो खर्चे भी पे करेगा और साथ साथ उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी करेगा। तो उसे कहते हैं पैटी कैश बुक। अगली है हमारी परचेज बुक। अब परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं, टू रिकॉर्ड ऑल द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ, ध्यान देना है, यहां पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है स्पेशली गुड्स। अगर बिजनेस में हमने उधार माल खरीदा है, गुड्स परचेज किया है, कैसे, क्रेडिट परचेज, तो हम परचेज बुक में दिखाएंगे। तो फिर आपका क्वेश्चन होता है सर फिर कैश परचेज कहां दिखाएंगे।
कैश परचेज के लिए हमारे पास कैश बुक है। अगर हमने क्रेडिट पर गुड्स परचेज किए तो हम परचेज बुक में दिखाएंगे। ऐसे ही तीसरी बुक है सेल्स बुक। सेल्स बुक में क्या आता है, इसका क्या पर्पज है? टू रिकॉर्ड ऑल द क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। यहां पर भी ध्यान देना है कि हमें बिजनेस की जितनी भी क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स होगी वो हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपने नगद माल बेचा है, कैश सेल किया है, तो कैश बुक है उसके लिए। ठीक है दोस्तों, एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कैश बुक को और इवन अकाउंटिंग को इतने फ्री फ्लो वे में समझना चाहते हैं, बिल्कुल इजी वे में समझना चाहते हैं, तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, वीडियो लास्ट तक देखना। गारंटी लेता हूं आपको अकाउंटिंग में इतना परफेक्ट बना दूंगा, आपको अकाउंटिंग कभी एक सब्जेक्ट नहीं लगेगा, अकाउंटिंग आपके रग रग में बहेगी। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखें। आज हमारा मकसद है कि मैं आपको कैश बुक की कंप्लीट कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में पूरी तरह से बताऊंगा। कोई भी टॉपिक कैश बुक से रिलेटेड नहीं छोड़ूंगा, बस वीडियो लास्ट तक देखें। इसके बाद हम बनाते हैं परचेज बुक। सॉरी, परचेज बुक तो हमने ऊपर बना लिया, परचेज रिटर्न बुक, जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं। इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं? जितना भी हमने क्रेडिट परचेज किया था गुड्स का, अगर उसमें से कोई गुड्स हमने वापस कर दिए, क्यों कर दिए? क्योंकि वो नॉट अप टू सैंपल, मीन हमारे सैंपल के लिए नहीं होगा, या कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ गया है, तो हम उसे रिकॉर्ड क्या करते हैं? परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। हमने जो भी गुड्स उधार खरीदे थे, अगर हमने वो माल खरीदा हुआ वापस कर दिया है तो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही अगली बुक है सेल्स रिटर्न बुक। इसे हम रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं। अब इसमें क्या रिकॉर्ड होगा? जो भी माल हमने उधार बेचा है वो तो हमने सेल्स बुक में दिखा दिया, बट कई बार हमारे कस्टमर भी हमें माल वापस कर देते हैं। या तो उस माल में कोई कमी होगी, या फिर उनकी नीड के अकॉर्डिंग या उनके सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो उसे हम सेल्स रिटर्न बुक में मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। मीन्स टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। इसके बाद तो ये हमारी 5 तो बुक्स हो गई मेन, और इससे लास्ट में हम बनाते हैं जर्नल प्रॉपर। अब जर्नल प्रॉपर में क्या आएगा? वो सारी एंट्रीज जो ऊपर इन 5 बुक्स में नहीं आई, वो सारी एंट्रीज हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। मीन्स टू रिकॉर्ड those entries which is not recorded in any of the above books। मतलब ये हुआ कि जो एंट्रियां इन 5 बुक्स में नहीं रिकॉर्ड हुई, मीन्स इनमें से कवर नहीं हुई, वो सब जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे आपने नगद माल खरीदा, कैश बुक में दिखा दिया, उधार माल खरीदा, परचेज बुक में दिखा दिया, नगद माल बेचा,
तो कैश बुक में दिखाया, बट उधार माल बेचा तो सेल्स बुक में दिखा दिया। आपका बिका हुआ माल वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न बुक में, और हमने खुद माल वापस कर दिया तो परचेज रिटर्न बुक में। बट इनके अलावा भी बिजनेस में और भी बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो इन 5 बुक्स में कवर नहीं होती। जैसे हमने बिजनेस के लिए एसेट्स खरीदा, नगद खरीदा है तो कैश बुक में दिखा देंगे। बट अगर हमने उधार मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, कोई भी एसेट्स उधार खरीदा है तो उधार इन 4 बुक में नहीं रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इन बुक्स में देखिए केवल गुड्स की ही परचेज और सेल आती है। फिर हमने मशीनरी अगर उधार खरीदा है तो कहाँ आएगा? जर्नल प्रॉपर में। ऐसे ही मशीनरी की सेल किया, जर्नल प्रॉपर में। डिस्काउंट रिसीव किया, डिस्काउंट अलाउ किया, उनमें कैश का यूज नहीं हुआ, जर्नल प्रॉपर में। तो इसलिए हमने क्या किया, अकाउंटिंग की सारी ट्रांजैक्शन को इजी वे में रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंट सारे काम को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो अब क्या होगा, हमारे लिए काम आसान हो जाएगा और इनको मैनेज करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम सीखेंगे हमारी सबसे पहली और मेन बुक जिसका नाम है कैश बुक। तो स्पेशल पर्पज बुक में हम सीखेंगे आज कैश बुक फुल डिटेल में। आज कैश बुक को हम फिनिश करेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसे इरेज करता हूं और कैश बुक के कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। तो चलिए अब हम सीखते हैं कैश बुक। कैश बुक में क्या आता है मैं आपको लिखकर बताता हूं। अंडर कैश बुक all cash receipts and all cash payments under cash book all cash receipts and all cash payments are recorded. Whether it belongs to past, present or future, whether it is of capital nature or revenue nature. अब आप समझे इसे। तो कैश बुक में क्या आता है, ऑल कैश रिसिप्ट। ऑल कैश रिसिप्ट का मतलब कैश कहीं से भी आया हो, और कैश का मतलब यहाँ पर ब्रॉडर सेंस में है। कैश का मतलब कैश और बैंक ट्रांजैक्शन मीन्स बैंक बैलेंस। जैसे हमें कैश मिला हो या चेक मिला हो, बैंकिंग ट्रांजैक्शन को भी कैश ही बोला जाता है। कैश का मतलब होता है नकद। तो अगर हमारे बिजनेस में चाहे कैश आया हो या चेक आया हो, हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। या हमने कैश पेमेंट किया हो या बैंक से अपने चेक के थ्रू पेमेंट किया हो, तब भी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें कि वेदर इट बिलोंग्स टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। चाहे ये कैश जो हमें मिला है या हमने जो पे किया है, ये चाहे पिछले साल से रिलेशन रखता हो, मीन्स पिछले साल का कैश हमने इस साल पे किया है, या करंट ईयर का पे किया है, या फिर चाहे हमने नेक्स्ट ईयर के लिए पेमेंट किया हो। पेमेंट हुई है तो आपको कैश बुक में दिखाना है। ये इसमें हमें कैश बुक बनाते समय टाइम एलिमेंट को ध्यान नहीं देना कि जो पेमेंट हुई है वो पिछले साल की है या करंट ईयर की है या फिर फ्यूचर के लिए। दूसरी बात, अब इसमें
कैश बुक बनाते समय हमें यह भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि जो ट्रांजैक्शन है हमारी वो कैपिटल नेचर की है, मतलब एसेट्स की सेल परचेज है, या फिर रेवेन्यू नेचर की है। रेवेन्यू नेचर का मतलब गुड्स की सेल परचेज या खर्चे पे करना, इनकम रिसीव करना। रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन का मतलब वो ट्रांजैक्शन जो रेगुलर नेचर पर होती है, रेगुलरली होती है, जैसे माल बनाना, बेचना, खर्चे पे करना, इनकम रिसीव करना, जिनका बेनिफिट 1 साल तक ही होता है, उन्हें हम रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन कहते हैं। जबकि कैपिटल नेचर का मतलब होता है वो ट्रांजैक्शन जिनका मिलने वाला बेनिफिट 1 साल से ज्यादा का हो। जैसे आपने बिजनेस के लिए एसेट्स खरीदा है, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग, इनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है, इसलिए हम इन्हें कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन कहते हैं। बट आपको तो यहाँ पर कैश बुक बनाते समय इन बातों को ध्यान ही नहीं देना, सिर्फ फोकस किस पर करना है, कैश और बैंक चेक का आना और कैश पेमेंट्स पर फोकस करना है। ठीक है, तो ये तो हुई बेसिक कॉन्सेप्ट कैश बुक की। अब हम टाइप ऑफ कैश बुक की बात करते हैं कि हमारे बिजनेस में कितने तरीके की कैश बुक बनती हैं। तो टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक बिजनेस में नॉर्मली 3 तरीके की बनाई जाती है। इनसे अलग एक सेपरेट में और बताऊंगा। बेसिकली इन्हें 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक को हम सिंपली कैश अकाउंट भी कह सकते हैं, और या फिर आप इसे कह सकते हो सिंगल कॉलम कैश बुक। मीन्स इसमें केवल एक ही कॉलम बनेगा जो कि कैश का होगा। दूसरी होती है 2 कॉलम या डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक जिसमें 2 कॉलम होंगे। और तीसरी है 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक। अब आपको यहां पर कुछ ज्यादा ही ध्यान से समझना होगा, क्योंकि जो टीएस ग्रेवाल नाम की एक राइटर की बुक है जो कि दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा पॉपुलर बुक है, उसमें भी पहले कैश बुक को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। सिंपल कैश बुक में कैश ओनली, मीन्स एक ही कॉलम बनाएंगे कैश का। डबल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट और साथ ही कैश कॉलम हो गए 2 कॉलम, एक कॉलम डिस्काउंट का, दूसरा कैश का। और 3 कॉलम कैश बुक में सबसे पहले डिस्काउंट का कॉलम बनाएंगे, प्लस फिर कैश का कॉलम बनाएंगे, प्लस बैंक की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए बैंक का कॉलम बनाएंगे। इसलिए हम इसे बोलते हैं 3 कॉलम कैश बुक। बट अभी लास्ट 2-3 साल से टीएस ग्रेवाल की बुक में 3 कॉलम कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया। हालांकि सीए फाउंडेशन, सीएस और सीएमए फाउंडेशन ने आगे सभी राइटरों की बुक में यही कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपके सामने ये लिखी है। बट अगर आप 11th क्लास से बिलोंग करते हैं और टीएस ग्रेवाल की बुक पढ़ रहे हैं, तो टीएस ग्रेवाल ने इस कॉन्सेप्ट को बोला कि ये गलत कॉन्सेप्ट है, और उन्होंने डिस्काउंट कॉलम को बोला ये तो जर्नल में जाएगा, इसमें कैश का आना जाना नहीं हुआ। उन्होंने 2 कॉलम कैश बुक में क्या कर दिया, कैश प्लस बैंक कॉलम, और 3 कॉलम कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही खत्म कर दिया टीएस ग्रेवाल की बुक में। ठीक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग के नाम से बुक है। तो हमें ब्रॉडली समझना है, किसी राइटर की नॉलेज तक या राइटर के प्रेजेंटेशन तक नहीं लिमिटेड रहना। कैश बुक 3 तरीके की रखना है माइंड में अपने, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और 3 कॉलम। क्योंकि आप केवल 11th के लिए अकाउंट नहीं सीख रहे, आपको तो रियल लाइफ में प्रैक्टिस करना है अकाउंट्स में। सीए बनना है, सीएस बनना है, सीएमए बनना है, बड़े बड़े कैरियर है आपके सामने। तो आपको ब्रॉडली समझना है जो हायर लेवल पर भी आपके काम आए। ठीक है, चलिए
अभी मैं आपको सबसे पहले सिंपल कैश बुक का एक क्वेश्चन लेकर आपको इसे समझाता हूँ, फिर आपको डबल और 3 कॉलम कैश बुक एक ही बुक में समझाता हूँ। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लें और मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ और उसके बाद साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन जो कि अभी मैंने आपके लिए नोट किया है। अब इस क्वेश्चन की हेल्प से हम सीखेंगे क्या, सिंगल कॉलम कैश बुक। देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूं और उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन भी बताता हूं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक का ही दूसरा नाम है सिंपल कैश बुक। तो चलिए सीखते हैं इसका पहले तो फॉर्मेट। सिंपल कैश बुक भी कहते हैं और सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। सिंपल कैश बुक। अब इसका फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। ये इधर हमारी डेबिट साइड है और यहां पर एक कॉलम हम छोटा सा रखते हैं जिसे नाम देते हैं LF। इसमें भी कोई एंट्री करके नहीं दिखाना, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। ये हो गया हमारा अमाउंट का कॉलम। मीन्स ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा डेबिट साइड हो गया और मेन हमारा ये सिंगल कॉलम है। इसके बाद फिर से जितना पार्ट हमने अभी डेबिट साइड में बनाया है उतने ही कॉलम हमें क्रेडिट में बनाने हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट। ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड और इससे राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। ये हमारी क्रेडिट साइड है। अब यहाँ इन कॉलम्स के नाम समझ लीजिए। यहाँ पर डेट और पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब क्या होता है, डिटेल्स। इस कॉलम में LF लिखते हैं, LF मीन्स लेजर फोलियो, और यहाँ पर हमें अमाउंट लिखना है। ये हमारे जितने कॉलम डेबिट में हैं सेम उतने ही कॉलम क्रेडिट में हैं। यहाँ भी हमें डेट लिखना है बिल्कुल ऐसे, फिर पर्टिकुलर्स, यहाँ पर LF और यहाँ पर अमाउंट। ठीक है, अब आपको कॉन्सेप्ट क्या लाना है माइंड में कि देखिए कैश क्या है। कैश बिजनेस के लिए एसेट्स है और एसेट्स के लिए हमने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में सीखा था कि एसेट्स को बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं और घटाने के लिए क्रेडिट। अब आपको समझना है कि ये कैश एक एसेट्स है, कैसे बढ़ेगा, डेबिट करने से बढ़ेगा। इट मीन्स जितना भी बिजनेस में कैश आएगा, ऑल कैश रिसिप्ट, पैसों का आना हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में। या ये कह सकते हो कि कैश को बढ़ाने के लिए डेबिट साइड में दिखाना है। साथ ही जितनी हम पेमेंट्स करेंगे वो सारी पेमेंट्स हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में। या आप ये कह सकते हो कि कैश को घटाने के लिए हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। चलिए ये तो हुआ फॉर्मेट। अब क्वेश्चन करके मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक हम बनाते हैं। सिंगल कॉलम क्यों, क्योंकि एक ही कॉलम है यहाँ पर अमाउंट का दोनों साइड में, इसलिए सिंगल कॉलम है। आप इसे कैश अकाउंट भी कह सकते हैं। कैश अकाउंट भी सेम ऐसे ही बनता है। मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में
कैश अकाउंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनवरी 1 2021 में स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ₹2 लाख। जनवरी 1 में हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 2 लाख रुपए की कैपिटल लगाकर। तो देखिए बिजनेस में तो कैश आया है, हमें अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना होता है, बिजनेस को ध्यान रखकर, ना कि ओनर मानकर। तो हमारे बिजनेस में कैश आया है, सबसे पहले ईयर लिखना है 2021, फिर मंथ लिखना है और फिर डेट। तो जनवरी 1 में बिजनेस में क्या आया है, कैपिटल, पैसा आया है, कैश आया है, बट वो कहां से आया, ध्यान रखना है कि कैश बुक के अंदर कहीं भी कैश का नाम नहीं आएगा, बल्कि कैश बढ़ने का रीजन इधर लिखना है, कैश के घटने का रीजन क्रेडिट में लिखना है। तो बिजनेस में कैश आया है कहां से, कैपिटल के रूप में, हमने कैपिटल लगाया है तो यहां लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। कितना कैश आया है, 2 लाख रुपीस। तो हमने 2 लाख रुपए डेबिट में दिखा दिया। फिर परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹50,000। हमने फर्नीचर खरीदा है और फर्नीचर भी नगद खरीदा है 50,000 का। अब आप देखें, हमने नगद खरीदा तो बिजनेस का कैश घटेगा ना, कैश जाएगा। तो हमें पेमेंट कहाँ दिखानी है, क्रेडिट साइड में। इधर भी हम डेट सबसे पहले लिख देते हैं जनवरी 2, और हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर। तो जो भी एसेट्स खरीदा है उस एसेट्स का नाम लिखेंगे बाय फर्नीचर, और पेमेंट हम दिखा देंगे पेमेंट के कॉलम में। 50,000 की हमने पेमेंट किया है। अब 3 जनवरी को परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000। हमने 30,000 का फिर से माल खरीदा है। अब यहां ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि हमने जब एसेट्स खरीदा तो एसेट्स का नाम लिखना है, बट जब हम गुड्स खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट, एक नया अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट ओनली फॉर गुड्स होता है, तो हमें यहां लिखना है बाय परचेज अकाउंट। और हमने कितने का माल खरीदा, 30,000 की पेमेंट हमने किया, मीन्स 30,000 का माल खरीदा है। इसके बाद 5 जनवरी को, 5 जनवरी को पेड फ्रेट। फ्रेट मीन्स क्या होता है, रेलवे या शिप का भाड़ा। तो अगर हमने गुड्स अपने रेलवे या शिप के थ्रू मंगवाए हैं या फिर एरोप्लेन के थ्रू मंगवाए हैं तो फ्रेट वर्ड यूज करते हैं। तो हमने 500 फ्रेट की पेमेंट किया है। डेट है हमारी 5 जनवरी, तो यहां लिखेंगे बाय फ्रेट 500। अमाउंट लिखते समय बहुत ध्यान रखना है, कॉमा के नीचे ही कॉमा और राइट हैंड से अमाउंट को साथ इक्वल लेकर चलना है ताकि कभी भी टोटलिंग मिस्टेक ना हो। 7 जनवरी को हमने सोल्ड गुड्स फॉर कैश 28,000 का माल बेचा है। अब जब माल बेचा है तो क्या होगा, बिजनेस में कैश आएगा, और कैश आएगा तो बिजनेस का कैश बढ़ेगा। बढ़ाने के लिए हम डेबिट में दिखाते हैं, कब, 7 जनवरी। तो 7 जनवरी को हमारे बिजनेस में माल आया है, कैश आया है। कहाँ से आया, हमने माल बेचा है, इसलिए टू सेल्स अकाउंट। रीजन लिखना है कैश बढ़ने का और रीजन लिखना है कैश घटने का। कहीं भी कैश का नाम नहीं आएगा। तो कितने का माल बेचा हमने, 28,000, और हमें कैश मिल गया 28,000 का। इसके बाद 10 जनवरी को हमने रमेश को पेमेंट किया 20,000। तो कैश गया है, कैश की पेमेंट हुई है, इसलिए आप क्रेडिट साइड में कैश को घटाने के लिए उस पर्सन का नाम लिखें जिसको आपने पेमेंट किया है। रमेश को 20,000 की पेमेंट हमने किया है, ठीक है। फिर 15 जनवरी को सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000। हमने माल बेचा है नगद 10,000 रुपए का, तो कैश आया है। आया है तो डेबिट में रिसिप्ट है, यहां पर हम क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा हमने, 10,000 का, तो 10,000 कैश आया है बिजनेस में, इसलिए डेबिट में। फिर पेड वेजेस, हमने वेजेस पे किया। वेजेस मीन्स मजदूरी, हमारे वर्कर्स को हमने वेजेस पे किया है, कितना, 10,000,
और डेट है 20th ऑफ जनवरी, तो 20th ऑफ जनवरी को बाय वेजेस। वेजेस कितना पे किया हमने? 10,000। कैश को घटाने के लिए हमने क्रेडिट में दिखा दिया। इसके बाद 25th ऑफ जनवरी को परचेज गुड्स फ्रॉम राज, राज से हमने माल खरीदा है, बट देखो फॉर कैश नहीं लिखा, और जब भी किसी पर्सन का नाम लिखा हो, कैश वर्ड ना लिखा हो, हमेशा उसका मतलब होता है कि हमने उधार माल खरीदा है राज से। और जब उधार माल खरीदा है तो इसमें ना तो कैश गया ना कैश आया, इसलिए ये एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी। तो आप पूछेंगे कि फिर ये एंट्री कहाँ आएगी? तो अभी मैंने बताया था कि जब भी हम गुड्स उधार खरीदते हैं उस केस में वो एंट्री कहाँ आती है? परचेज बुक में। तो ये एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी। लास्ट एंट्री है 31st ऑफ जनवरी को पेड रेंट बाई चेक, हमने 5,000 रुपये रेंट पे किया है, बट ध्यान दो चेक से पेमेंट किया है। चेक से पेमेंट करने से क्या बिजनेस का कैश घटेगा? बिल्कुल नहीं। क्या कैश बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चेक से पेमेंट करने से हमारा बैंक बैलेंस घटता है, इसलिए हम ये ट्रांजैक्शन भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, हमें क्या करना है? बैलेंस जानना है कि हमारे पास 31st ऑफ जनवरी को कितना बैलेंस बचा है। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़कर आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने टोटल करेंगे अमाउंट के कॉलम में, और कैश का टोटल हमेशा डेबिट साइड का ही ज़्यादा होगा, कभी क्रेडिट का ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कैश हमारे पास जितना आया है हम पेमेंट उतनी ही कर सकते हैं। नेगेटिव में तो हमारी पॉकेट हमें अलाउ नहीं करती कि कैश हम नेगेटिव में पेमेंट कर सके, वो तो उधार हो जाएगा, और उधार होगा तो कैश बुक में नहीं आएगा। चलिए इधर का टोटल 2,38,000, यही टोटल हम इधर लाते हैं 2,38,000, और हमें जानना है कि हमारे पास बिजनेस में कितना कैश बचा है इतनी सारी पेमेंट्स करने के बाद। तो इसमें से ये चीजें लेस कर देते हैं, 0, 0, 5, 8, 5 और 3 8, 2 10 और 1 11, 1,28,500 इतना कैश हमारे बिजनेस में बचा है। तो इसे हम क्या नाम देंगे? बाय बैलेंस CD। ये कब बैलेंस निकला है? 31st ऑफ जनवरी को। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 और 5 10, 1 और 7, 1,27,500 का कैश हमारे पास बचा है 31st जनवरी को। तो ये बैलेंस क्या बन जाएगा? नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस। तो हमें यहाँ पर February 1st को ये बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है, तभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। यहाँ बोलेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। February 1st का ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 1,27,500। इस तरह से हमारा ये सिंपल कैश बुक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने में आपको क्या फायदा होगा कि हमारी जितनी भी रेगुलर वीडियोस आ रही हैं उनमें से कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जैसे ही नई वीडियो हमारी आती है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, अब मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कैसे हमें 2 कॉलम या 3 कॉलम कैश बुक बनाना है। तब तक आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक का मतलब कैश और बैंक कॉलम कैश बुक। दोस्तों एक बात बता दूं आपको,
टीएस ग्रेवाल की बुक के हिसाब से क्लास 11th के लिए 2 कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम को नहीं रखा गया, बल्कि कैश और बैंक कॉलम को रखा गया है। टीएस ग्रेवाल का कहना है कि क्योंकि डिस्काउंट में ना तो कैश आता है ना जाता है, इसलिए डिस्काउंट को हमें कैश बुक में ना रिकॉर्ड करके डिस्काउंट की एंट्रीज को हमें जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करना चाहिए। जबकि सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन में ये कैश बुक में जो डिस्काउंट, कैश और बैंक है उन्हें 3 कॉलम में रखा जाता है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। जैसे हम 2 कॉलम कैश बुक बनाने जा रहा हूँ, वहीं पर एक एडिशनल कॉलम डिस्काउंट का बना के डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट में और डिस्काउंट रिसीव को डेबिट में दिखा देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 कॉलम कैश बुक, या आप डबल कॉलम कैश बुक भी कह सकते हैं। डबल कॉलम कैश बुक, इसे और 3 कॉलम कैश बुक जिसमें डिस्काउंट आता है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है दोनों, आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। और ये जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिखा है बहुत अच्छा, और इसमें ज़्यादातर ट्रांजेक्शन मैंने कवर करने की कोशिश किया है कि आपकी कैश और बैंक से रिलेटेड ज़्यादातर ट्रांजेक्शन इसमें कवर हो जाए। ठीक है, तो आप इसे लास्ट तक देखें और आपको डबल कॉलम कैश बुक मीन्स कैश बुक, कैश और बैंक कॉलम के साथ आपको पूरी समझ आ जाएगी, कोई डाउट नहीं बचेगा। और फिर भी अगर कोई डाउट आपको आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें या डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें, वहां पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भी मुझे अपने डाउट सेंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट देख लें। क्योंकि यहाँ पर कॉलम्स ज़्यादा बनने हैं, इसलिए हमें कॉलम्स थोड़ा सा नैरो बनाने पड़ेंगे, सकड़े कॉलम बनाने पड़ेंगे जगह को देखते हुए। ये हो गया हमारा एलएफ का कॉलम। इसके बाद हमें सारी कैश ट्रांजैक्शन कैश कॉलम में दिखाना है। ये हमारा कैश कॉलम हो गया, और ये हो गया हमारा बैंक कॉलम। ये हमें इतने कॉलम तो बनाने हैं डेबिट साइड में, ये मिड पॉइंट से इधर हमारा डेबिट साइड है, और जितने कॉलम हमने डेबिट में बनाए हैं सेम कॉलम्स हमें क्रेडिट साइड में बनाने हैं। यहाँ पर ये हमारा हो गया पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश और बैंक। ये हो गया हमारा कैश कॉलम, और ये इधर हो गया हमारा बैंक कॉलम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉलम्स के नाम क्या क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये हमारा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड का एरिया इसे कहते हैं डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड का एरिया इसे कहते हैं क्रेडिट साइड। जैसे अभी सिंपल कैश बुक में मैंने आपको बताया था कि डेबिट साइड में सारी रिसिप्ट्स आती हैं। रिसिप्ट्स का मतलब कैश या चेक का आना, पैसों का आना डेबिट में दिखाते हैं, और पैसों का जाना क्रेडिट में दिखाते हैं। मीन्स सारी पेमेंट्स हम क्रेडिट में दिखाएंगे। ठीक है, और कॉलम के नाम क्या है, इसे डेट, पर्टिकुलर्स, यहां पर एलएफ, कैश और बैंक, इतने कॉलम हम डेबिट में रखते हैं, और सिमिलर नंबर ऑफ कॉलम्स हम क्रेडिट में रखते हैं। यहां पर डेट, पर्टिकुलर्स,
LF, कैश और बैंक। ये हो गया हमारा फॉर्मेट। अब इस पूरे क्वेश्चन को मैं आपको करके बताऊंगा और आपके डाउट्स खत्म करने की कोशिश करूंगा कि आपको कोई डाउट हो ही ना, इतने अच्छे ढंग से आपको बताऊंगा। बस आप इसे लास्ट तक देखें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक। अब पहले तो एक बात बता देता हूं, डबल कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक में कोई डिफरेंस नहीं है। 3 कॉलम में एक डिस्काउंट का कॉलम इधर हम बना देते हैं जो कि डिस्काउंट रिसीव्ड होता है LF और कैश के बीच में। ऐसे ही एक डिस्काउंट का कॉलम यहां बना देते हैं LF और कैश के बीच में, और ये हो जाती है हमारी 3 कॉलम कैश बुक। बाकी कैश और बैंक की सेम ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 मार्च 2021 में हमारे पास कुछ बैलेंस गिवन है। हमारे पास बैलेंस कैश का है 12,750 और बैंक बैलेंस 72,400। अब आपको पता है कि कैश और बैंक बैलेंस दोनों ही हमारे बिजनेस के लिए क्या होती हैं, एसेट्स। इसलिए एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है, डेबिट साइड में। इसलिए आप यहां पर सबसे पहले ईयर लिखेंगे और इसके बाद मंथ और डेट। इस डेट पर हमारे पास कितना कैश या बैंक बैलेंस है वो हम सबसे पहले यहां दिखाएंगे और नाम देंगे टू बैलेंस BD। बैलेंस BD का मतलब होता है बैलेंस BD। BD का मतलब होता है ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन मीन्स नीचे लाना। ये बैलेंस हम कहां से लेकर आए, इस मार्च से पहले फरवरी का मंथ था, तो जो बैलेंस फरवरी एंड का होगा वही मार्च बिगनिंग का होगा। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारे पास कैश है 12,750, कैश कॉलम में दिखा दिया, और बैंक का बैलेंस है 72,400। तो हमें बार अलग से बैलेंस BD लिखने की जरूरत नहीं है। एक ही बैलेंस BD से हम कैश का बैलेंस कैश में और बैंक का बैलेंस बैंक कॉलम में दिखा देंगे, ठीक है। ये तो दोनों हमारे ओपनिंग बैलेंस हो गए। अब लिखा है 4 मार्च में रिसीव्ड फ्रॉम आशा कैश ₹1200। आशा से हमें 1200 का कैश मिला है एंड चेक फॉर ₹3200। एक चेक भी हमें मिला है 3200 का एंड अलाउड हर डिस्काउंट ₹100। अब आप समझें, जो कैश मिला है उससे तो बिजनेस का कैश बढ़ जाएगा, बट किससे मिला है और कौन सी डेट में मिला है वो चीज पहले हम लिखेंगे। किससे मिला है, आशा से, तो आशा का नाम लिखेंगे। अब आशा से कैश कितना मिला है 1200, तो कैश कॉलम में 1200, चेक मिला है 3200। अब एक बात यहां पर आपको समझना है, अगर कभी भी किसी भी कस्टमर से हमें चेक मिलता है और जिस डेट को मिला, अगर उस डेट को वो चेक बैंक में नहीं जमा किया, मीन्स वो चेक अभी हमारे ऑफिस में रखा हुआ है, तो हम उसे बैंक बैलेंस में नहीं दिखाएंगे। जैसे कि आशा से चेक मिला बट यहाँ ये तो नहीं लिखा कि हमने बैंक में जमा कर दिया, तो हमें कहाँ दिखाना चाहिए इसे कि हमारे ऑफिस में है, और हम एक एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू आशा, जिससे हमारे पास इस बात का रिकॉर्ड हो जाएगा कि 4 मार्च में हमें आशा से चेक मिल गया था। तो हम क्या एंट्री करेंगे, मैं बता देता हूं, हालांकि इस क्वेश्चन में हमें ये एंट्री नहीं करना, क्यों नहीं करना वो भी आपको बताता हूं। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू आशा, 3200 रुपए का हमें चेक मिला है, तो हम ये एंट्री अपने पास कर लेते। ऐसा कब करेंगे, जब चेक हमें किसी और डेट में मिलता है और वो चेक हम डिपॉजिट किसी और दिन करते हैं। जैसे मान लीजिए 4 मार्च को चेक मिला, 7 या 8 मार्च को वो चेक जाकर बैंक में हमने डिपॉजिट किया, तो जब 4 को मिला और 4 को हमने बैंक में जमा नहीं किया, तो 4 को हम यहाँ बैंक में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, समझ आया। मान लीजिए 8 मार्च में 8 मार्च को हमने चेक बैंक में जमा किया,
तो बैंक में तो 8 तारीख को चेक आना चाहिए, इसलिए 4 तारीख को हम अपने पास एंट्री कर लेंगे कि चेक आया तो है बट बैंक में नहीं जमा किया। जर्नल एंट्री हम बनाएंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू आशा, कि हमारे पास 4 तारीख को आशा से चेक आ गया और जब 8 तारीख को हम बैंक में जमा करेंगे तो 8 तारीख को यहाँ पर एंट्री दिखा देंगे बैंक कॉलम में, बट यहाँ फिर किसका, आशा का नाम नहीं आएगा। नाम किसका आएगा, नाम आएगा चेक इन हैंड अकाउंट, यहाँ लिखेंगे टू चेक इन हैंड अकाउंट। समझ आया। बट इस क्वेश्चन में हमें ये एंट्री नहीं करना, बल्कि हमें क्या करना है, क्योंकि जब भी कोई चेक मिले आपको डेट के बाद, जिस डेट में मिला है उससे तुरंत बाद 3-4 एंट्रियां चेक करना है कि क्या यह चेक बाद में बैंक में जमा किया, क्योंकि यहां तो लिखा नहीं है कि चेक बैंक में जमा कर दिया, तो जरूर बाद में किया होगा। बट इसके आशा के बारे में, आशा का चेक जमा करने के बारे में आगे कहीं भी नहीं लिखा। इट मीन्स हम यहाँ एज्यूम करेंगे कि जिस दिन आशा से चेक मिला वो चेक उसी दिन हमने बैंक में जमा कर दिया होगा, तभी तो इसके चेक के बारे में कुछ नहीं लिखा। तो इसका मतलब कि ये चेक अगर हमने सेम डे में 4 मार्च को ही बैंक में जमा कर दिया तो फिर हम इसे बैंक कॉलम में यहां दिखा देंगे और ये एंट्री नहीं करेंगे। समझ आया। तो हमने ये मान लिया कि चेक सेम डे में जमा हो गया, तभी तो इस आशा के चेक के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा, इसलिए ये एंट्री हमें यहाँ पर नहीं करना और हम मान लेंगे कि 4 मार्च को ही चेक हमने बैंक में जमा कर दिया है। ठीक है। एंड अलाउड है डिस्काउंट, हमने 100 रुपीज का उसे डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पर अगर डिस्काउंट कॉलम होता तो 100 रुपीज डिस्काउंट में दिखा देते, बट क्योंकि डिस्काउंट कॉलम नहीं है तो हमें डिस्काउंट की क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री। अब डिस्काउंट अलाउ हमने किया है तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, लॉस है, इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और क्योंकि हमारे लिए लॉस है, और क्रेडिट किसको कर देंगे, आशा को 100 रुपए से, 100 रुपीज से। समझ आया। चलिए आगे चलते हैं। पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक 25,600, हमने अपने ऑफिस स्टाफ को सैलरी पे किया है, बट कैसे पे किया है, बाय चेक। चेक से पेमेंट करने से हमारा कैश नहीं घटता, बल्कि चेक से पेमेंट करोगे तो बैंक बैलेंस घटेगा, इसलिए पेमेंट हुई है तो क्रेडिट साइड में दिखाना है मार्च 7 में हमने किसको पे किया है, स्टाफ को सैलरी पे किया है। हमें अपने एक्सपेंस का नाम लिखना है कि हमने सैलरी पे किया और चेक से पे किया है, तो बैंक को घटाना है 25,600, कैश में नहीं बल्कि बैंक कॉलम से, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट किया है। ठीक है, समझ आया। आगे चलते हैं। विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री आई है, क्योंकि एक ही एंट्री से यहां पर 2 अकाउंट अफेक्ट होने वाले हैं। बैंक से पैसे निकाले हैं ऑफिस के लिए, जरा इमेजिन करिए, आप जाते हैं बैंक से पैसा निकालते हैं ऑफिस के लिए। आपकी एक एसेट जिसका नाम बैंक है, बैंक बैलेंस तो घट गया, बट वही कैश कहाँ आ गया, बिजनेस में, बिजनेस का कैश बैलेंस बढ़ गया। इसलिए बैंक को घटाना है बट बिजनेस का कैश बढ़ाना है। एक ही एंट्री से 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, कैश और बैंक दोनों, तो ऐसी एंट्री को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। चलिए देखें कैसे करना है, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डबल कॉलम कैश बुक का। तो देखिए, पहले हमने बैंक से पैसे निकाले, तो पहले हमारा बैंक बैलेंस घटेगा। बात कब की है ये, 9 मार्च। 9 मार्च को बाय कैश अकाउंट, हमने अपने बैंक से क्या निकाला, कैश। कितना कैश निकाला है, 21,900। तो हमारे बैंक से इतने पैसे तो घट गए, बट ये पैसा ऑफिस के लिए निकाला है, इसलिए ऑफिस का कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। और कैश को बढ़ाने के लिए कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में,
इसलिए सेम डेट 9th ऑफ मार्च को आप डेबिट में दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट, और हमारे ऑफिस में कितना पैसा आ गया 21,900। अब आपको यहाँ समझना है ध्यान से, एक ही एंट्री थी जिसमें हमने क्रेडिट में भी दिखाया, बैंक बैलेंस घटाया, वही कैश जब बिजनेस में आ गया तो बिजनेस का कैश बढ़ गया। कैश बढ़ाने के लिए हमने बैंक नाम लिखा है, बैंक को घटाने के लिए कैश लिखा है, क्योंकि जिस अकाउंट में एंट्री करना होता है उसका नाम नहीं आता, रीजन लिखा जाता है। अब देखिए एक ही एंट्री को हमने दो जगह दिखाया है, इसलिए हम इसमें LF कॉलम में लिखेंगे C, इधर भी लिखेंगे LF कॉलम में C। C का मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री, मैं यहां लिख देता हूं, C का मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा का मतलब होता है डबल एंट्री, कि एक ही एंट्री के दो इफेक्ट हुए हैं, एक क्रेडिट में और दूसरा डेबिट में। सी लिखा होने का मतलब ही है कि इसकी एक अपोजिट एंट्री अपोजिट साइड में जरूर होगी। यहां देखा तो तुरंत नजर यहां जाएगी। आपको कॉन्ट्रा एंट्री समझ आ गई? फिर से बताता हूं, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब डबल एंट्री, जब एक ही ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट कैश बुक के दो साइड में हो तो उसे कॉन्ट्रा कहते हैं। फिर से जैसे देखिए हमने बैंक जाकर पैसा बिजनेस के लिए निकाला, तो बिजनेस का तो कैश बढ़ गया, इसलिए हमने कैश को बढ़ा दिया। कहां से पैसा आया? बैंक से। बट सेम टाइम में जब बैंक से आपने पैसे निकाले तो बैंक का बैलेंस भी तो घट गया, इसलिए बैंक बैलेंस को घटाने के लिए हमने क्या किया, अब बाई कैश लिखकर बैंक घटा दिया। तो ये होती है दोस्तों कॉन्ट्रा एंट्री, इसे हम कॉन्ट्रा कहते हैं। अब आगे चलते हैं। 12th ऑफ मार्च को इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस 1200। हमारे बैंक ने हमारे बैंक बैलेंस पर हमें क्या दिया? इंटरेस्ट। तो दोस्तों ये क्या इंटरेस्ट देने बैंक हमारे घर आता है? नहीं, बल्कि वो क्या करता है, हमारे ही बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया है इंटरेस्ट के नाम से, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया है, इसलिए बैंक को बढ़ाने के लिए यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, और बैंक कॉलम में दिखाना है ये इंटरेस्ट के अमाउंट 1200। अब आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर इंटरेस्ट बैंक ने हमें पे किया है, इंटरेस्ट बैंक देता जरूर है बट पे करने हमारे घर नहीं आता, हमारे ऑफिस नहीं आता। क्या करता है बैंक? हमारे पासबुक में क्रेडिट कर देता है, मीन्स बैंक बैलेंस बढ़ा देता है। हमने भी अपनी कैश बुक में बैंक बैलेंस बढ़ा दिया इंटरेस्ट के नाम से। क्लियर है? आगे अब 16th ऑफ मार्च को परचेज फर्नीचर फॉर कैश 16,500। हमने एक फर्नीचर खरीदा है 16,500 का, नगद खरीदा है, हमने फर्नीचर नगद खरीदा है 16,500 में। तो इससे क्या होगा, बिजनेस का कैश घट जाएगा। बाय फर्नीचर लिखकर 16,500 हमने अपने कैश में से माइनस कर दिया, क्योंकि हमने इसे कैश में खरीदा है, कैश घट गया बिजनेस का। और 21 मार्च को हमने मोहन को पे किया है, पेड मोहन एंड कंपनी बाय चेक 10,900 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹100। हमें 11,000 रुपीज देने थे मोहन एंड कंपनी को, हमने कितने पे किए? बाय चेक 10,900। और जब चेक से पेमेंट करते हैं तो कैश नहीं, क्या घटता है? बैंक बैलेंस। तो इसलिए हमने क्या करना है, 21 मार्च को बाय, हमने चेक किसको दिया है? मोहन एंड कंपनी को। तो मोहन एंड कंपनी के नाम से हम अपने बैंक में 10,900 माइनस कर देते हैं। और दोस्तों अगर डिस्काउंट का कॉलम यही होता 3 कॉलम कैश बुक, तो ये 100 रुपीज का डिस्काउंट यहाँ डिस्काउंट कॉलम में दिखाते हैं। अब जबकि हमारे पास यहाँ पर डिस्काउंट का कॉलम नहीं है, तो हम यहाँ पर एक एंट्री करेंगे, क्या कि मोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट हमें मिला है, हमारी इनकम है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसको करेंगे? मोहन एंड कंपनी को। समझ आया? तो ये एंट्री हमने कर दिया। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रोप्राइटर विड्रू फ्रॉम ऑफिस कैश
फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस के ओनर ने 11,600 11,600 विड्रॉ किए हैं, बट किस काम के लिए? पर्सनल यूज के लिए, घर के लिए। तो क्या इससे बिजनेस का कैश बढ़ेगा? अरे नहीं, क्योंकि बिजनेस के कैश में से तो निकाला है, तो बिजनेस का तो कैश घट जाएगा। फिर हम इसे किस नाम से दिखाएंगे? तो जब भी पैसा बिजनेस से निकाला जाता है घर के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो बिजनेस में इसे एक्सपेंस मानते हैं या लॉस मानते हैं, और क्या नाम देते हैं इसे? ड्रॉइंग्स। जब भी पर्सनल यूज के लिए बिजनेसमैन पैसा निकालता है उसे हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं, और ड्रॉइंग्स लिखकर हम अपने बिजनेस के कैश को घटा देते हैं। कितना पैसा निकाला है? 11,600। तो हमने अपने कैश को घटाया। कैश को क्यों घटाया? क्योंकि बिजनेस के कैश में से ओनर घर के लिए पैसा ले गया है। हम इसे बिजनेस के लिए ड्राइंग्स बोलते हैं। पर्सनल यूज के लिए जब भी चाहे कैश निकालें या गुड्स, उसे हम ड्राइंग्स नाम देते हैं अकाउंट्स के अंदर। अब 24th के बाद सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश। 14,800 का माल हमने मनोज को बेचा है। अगर फॉर कैश नहीं लिखा होता, केवल मनोज का नाम लिखा होता, तो हम क्या मानते कि ये तो हमारी क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल की एंट्री है, और हम क्रेडिट सेल तो कैश बुक में दिखाते नहीं। बट नाम के साथ कैश भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये माल हमने नगद बेचा है 14,800 का, तो बिजनेस में कैश आया है। डेट है 29 मार्च। किसको बेचा? मनोज को। बट हमारा मनोज से कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि उसने हमें पैसे दे दिए, तो हमें उसका नाम लिखने की, रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। तो टू सेल्स अकाउंट कितना? 14,800। या फिर कई बार लिखा होता है कैश सेल्स, इसका मतलब भी है नगद माल बेचा है। अब लास्ट 31 मार्च महीने के एंड में डिपॉजिट ऑफिस कैश इनटू बैंक 21,200। मंथ एंड में हमने ऑफिस के कैश में से 21,200 बैंक में डिपॉजिट किए। तो इससे क्या होगा? ध्यान से समझना, इसमें भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, क्योंकि बिजनेस का कैश घटेगा और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो बिजनेस का कैश घटाते हैं। कितना? 21,200। ये तो हमने क्या घटाया? कैश। ये कैश कहां गया? तो हम बताएंगे कि ये पैसे तो हमने बैंक में जमा कर दिए हैं। कैश घटाना है, बट कारण लिखना है कि पैसा कहां गया? बैंक। अब ये पैसे जब बैंक में पहुंचेंगे तो बैंक को बढ़ाने के लिए हम कहां दिखाते हैं? डेबिट साइड में। तो 31 मार्च में टू कैश अकाउंट, और हमें अपना बैंक बढ़ा देना है 21,200 से। और बैंक में पैसा कहां से आया? हमने कारण बताया, रीजन बताया कि हमने बिजनेस के कैश में से बैंक में पैसे डिपॉजिट किए। तो दोस्तों, एक ही एंट्री फिर से देखिए, दो जगह आई है। डेबिट में कैश, बैंक बैलेंस बढ़ा है, क्रेडिट में कैश घटा है। तो ऐसी एंट्री को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। दोनों जगह, डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह हमें कॉन्ट्रा लिखना है, सी लिखना है, ताकि देखकर ये पता चल जाए कि इससे हमारी एक नहीं, दो जगह, दो अकाउंट अफेक्ट हुए हैं। तो दोस्तों, ट्रांजैक्शन तो हमने सारी रिकॉर्ड कर दी। अब हमें ये जानना है कि एट द एंड ऑफ मंथ हमारे पास कितना कैश इन हैंड है, मीन्स कितना कैश बिजनेस में है और कितना हमारे बैंक में बैलेंस है। तो देखिए, सबसे पहले डेबिट साइड के टोटल ज्यादा हैं, इसलिए हम डेबिट साइड के टोटल पहले करेंगे। सेम यहां पर कुछ जगह छोड़कर इधर भी इसी के सामने टोटल का कॉलम खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे। अकाउंट का रूल है सिंगल लाइन ऊपर डबल लाइन नीचे, तभी टोटल माना जाएगा। अब इसका टोटल कर लेते हैं 0, 5, फिर 7 और 2 9, 9 9 18, 18 और 8 26, 26। 2 कैरी हुआ, 2 2 4 1 5 1 6, 6 4 10, 1 2 2 4 और 1 5।
₹50,650 का कैश बिजनेस में आया है। यही कैश आप इधर लाएंगे 50,650 और इसमें से ये सारी पेमेंट्स हम घटा देते हैं, लेस कर देते हैं, तो हमारे पास कितना कैश बचा वो पता चल जाएगा। 0, 5, 6, 5, 11 और 2, 13, 13 और 3, 16, 1, 6, 1, 7 और 1, 8 और 1, 9 और 1, 10, 1, 2, 3, 2, 5। ओनली 1,350 हमारे पास बिजनेस में 31 मार्च को बैलेंस बचा है। इसे नाम देंगे बैलेंस CD। ये तो हुआ कैश का बैलेंस। अब हम चेक करते हैं बैंक में हमारे कितने पैसे बचे होंगे। बैंक का टोटल कर लेते हैं 0, 0, 4 और 2, 6, 2, 8, 2, 10, 0, 2 और 1, 3, 3, 6, 1, 7 और 1, 8, 7 और 2, 9, 98,000 टोटल हमारे बैंक में रिसिप्ट है, पैसा आया है। यही 90,000 इधर लाएंगे, 98,000। इस 98,000 में पेमेंट्स हम लेस कर देते हैं, तो कितना बैलेंस बचा? 0, 0, 9 और 6, 15, 15 और 9, 24, 24 और 6, 30, 3 आ गया, 5 और 3, 8, 8 और 1, 9, 9 और 9, 18, 1, 2, 1, 3, 2, 5 और 1, 6 और 3, 9, 39,600 का बैलेंस हमारे बैंक में बचा है। अब ये दोनों जो क्लोजिंग बैलेंस हैं, ये नेक्स्ट मंथ अप्रैल 1 के क्या बन जाएंगे? ओपनिंग बैलेंस। तो हमें इसे डेबिट साइड में लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कैरिड डाउन नीचे ले गए, ब्रॉट डाउन नीचे लाए। हमारे पास कैश का बैलेंस है 1,350 और बैंक में है 39,600। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों, आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। और जैसे कि मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। ठीक है दोस्तों, और आज तो मैंने कैश बुक के सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट आपके पूरे करने की कोशिश किया है। अगली वीडियो हम आते हैं स्पेशल पर्पज बुक का सेकंड पार्ट लेकर। ये आपका फर्स्ट पार्ट था जिसका नाम है कैश बुक, और सेकंड पार्ट हम सीखेंगे जिसमें हम सीखेंगे सारी अदर सब्सिडरी बुक्स या अदर बुक्स। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और अगली वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। मैं बहुत जल्दी लेकर आता हूं आपके YouTube चैनल पे, और आप मुझे तो जानते ही होंगे, मैं हूं प्रेम सर और कॉमर्स एकेडमी आपका YouTube चैनल है। टेक केयर।